नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और देखिए जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली पे जो सस्पेंस फंसा हुआ था और ये सस्पेंस खत्म हुआ और यहाँ पर राहुल गांधी जाकर चुनाव लड़ते हैं रायबरेली से। और ये सवाल उठता है कि आखिरकार अमेठी के अंदर कौन चुनाव लड़ेगा, तो के.एल. शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो अंत में ये बात सामने आती है कि आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या हुआ, क्योंकि वो जो अब चुनाव लड़ती थी वो रायबरेली से ही चुनाव लड़ती। तो ऐसे में यही सवाल उठ रहा था कि अब यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा का आखिर हुआ तो हुआ क्या। वही पार्टी हाईकमान की तरफ से यही कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय चुनावी माहौल में बिजी है, वो जनता से जाकर मिल रही है, जनता को जाकर संबोधित कर रही है। लेकिन क्या यही अंदर की खबर है, क्या यही अंदर की राजनीति है, या फिर कांग्रेस हाईकमान कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा सोच सकते हैं जिसके बारे में आपने भी नहीं सोचा होगा। इसका जो इशारा है ये खुद यहाँ पर जयराम रमेश ने दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था यहाँ पर कि प्रियंका गांधी की वाड्रा के लिए प्लान बी है। तो आखिरकार ये प्लान बी है क्या, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज हम समझने वाले हैं। तो एक खबर ये भी आती है हमारे सामने, सूत्र ये भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर अब वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम सारे समीकरण को समझे तो एक पहलू इसका ये भी नजर आता है कि प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर अपनी मां सोनिया गांधी की सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि जो कांग्रेस का प्लान है, अगर हम इसको अगर थोड़ा बहुत अगर नजर डालें इस पर, तो समझ में यही आता है कि अगर राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो रायबरेली को छोड़ देंगे और उपचुनाव में प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। और यही मुझे लगता है कांग्रेस का प्लान है, क्योंकि जिस तरीके से 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद वो वायनाड के ही लोग थे जिन्होंने राहुल गांधी को संसद तक पहुंचाया। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जो है वायनाड की जनता को छोड़ेंगे। और वहां पे जिस तरीके से उनका एक वोट बैंक है, वो कहने के उनकी पीढ़ियों की कह सकते हैं गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, उस सीट को मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से अमेठी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवार का गढ़ था, लेकिन राहुल गांधी में जो है अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। तो यही मुझे सारी समीकरण समझ में आते हैं कि प्रियंका गांधी उपचुनाव जो है रायबरेली से लड़ सकती है। हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात है, तो मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुका है। निश्चित रूप से अगर उनको कहीं ना कहीं प्लान अगर ये होता तो फिर अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको वाराणसी से उम्मीदवार नहीं बनाया जाता। और निश्चित रूप से मुझे लगता है ये कोई किसी तरह का प्लानिंग नहीं हो सकता है। देखिए सिराज, जिस तरीके से आपने बताया कि बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर देखिए अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी जिस प्रकार से अमेठी से चुनाव नहीं लड़े, तो कहीं ना कहीं एक ये भी एक कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि शायद यहाँ पर स्मृति ईरानी यहाँ पर राहुल गांधी के ऊपर कई तरीके की मनगढ़ंत आरोप लगा देते। बहुत सारे जो आरोप है, जैसे पिछली बार लगाया था स्मृति ईरानी ने गलत तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ आरोप है, तो उसी तरीके के आरोप इस बार मनगढ़ंत कहानियां कहकर वो इसे चुनाव में भी इसे प्रभावित करने की कोशिश करती। शायद इस वजह से राहुल गांधी जाकर के अब रायबरेली की तरफ रुकी है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अमेठी की जनता जिस तरीके से राहुल गांधी को 2014 में पसंद किए थे, क्या उसी तरीके से रायबरेली की जनता यहाँ पर राहुल गांधी को पसंद करेगी? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं रायबरेली सीट को चुनने का मकसद ही यही था, क्योंकि जो है रायबरेली सीट है वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है, खासतौर पर गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। वहां से जो है गांधी परिवार के कई लोग हैं जो कि वहां से जीतकर संसद तक पहुंच चुके हैं। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली एकमात्र सीट थी जो राज्य की 80 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की थी, वो सीट थी रायबरेली। और वहां से सोनिया गांधी जीतकर संसद तक पहुंची थी। लेकिन संसद में इस वक्त जो है अब वो राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं सोनिया गांधी राजस्थान से। तो निश्चित रूप से अब जो है रायबरेली सीट से जो है राहुल गांधी ने फैसला किया कि एक सुरक्षित सीट है और यहाँ से मुझे लगता है कांग्रेस का पल्ला जो है वो भारी है। और जो दिनेश प्रताप सिंह है वो कहीं ना कहीं वहां के लोकल जरूर है, लेकिन उनको वोट मिलता हुआ नजर नहीं आ सकता। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ पे अगर देखें साल 2024 के लोकसभा समीकरण को समझे तो अभी भी कांग्रेस पार्टी वहां पे भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी की जाने की वजह से वो सीट और भी ज्यादा चर्चा में है। और मुझे लगता है कि ये पक्ष जो है वो पूरी तरीके से राहुल गांधी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है।
इसके साथ ही हमने बातचीत करी थी दोस्तों कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने वाराणसी को लेकर के मुद्दा छेड़ा था, और वाराणसी के अंदर अगर ये माना जा रहा था कि अगर सोनिया, माफ कीजिएगा, वाराणसी के अंदर अगर यहाँ पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा अगर चुनाव लड़ती है प्रधानमंत्री मोदी के सामने, तो शायद ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते थे, या फिर कोई और भी उम्मीदवार अगर कांग्रेस से यहाँ पर खड़ा करता है, यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो कि यहाँ पर मोदी सरकार को, यानी प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर धराशायी कर सकते हो। क्योंकि जिस तरीके से जो समीकरण कहते हैं, जो जातीय आंकड़े कहते हैं, उस आंकड़ों में यही कहा गया है कि इसमें यहाँ पर 3 लाख जो है वो ब्राह्मण वोटर है और यहाँ पर 3 लाख मुस्लिम वोटर है। ये मामला समझिए कि 50-50 का मामला है, और 1 लाख अगर बात करें तो 1 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो वोटर हैं लगभग हिंदू और मुस्लिम लगभग बराबर ही है। तो ऐसे में सिराज मैं ये समझना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ये दावा करते हैं कि मैं वाराणसी जीत के रहूँगा या जीतूंगा, और हमेशा से आपने देखा होगा कि वाराणसी जीते भी हैं। तो क्या इस बार की जो मुस्लिम है यहाँ पर वोट बैंक में अच्छा खासा सेंधमारी कर सकते हैं, यहाँ पर नुकसान पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के वोटों को? जी देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से अगर वाराणसी सीट का जिक्र करें तो वहाँ पे ब्राह्मण वोट बैंक का जो है जबरदस्त प्रभाव रहा है, और इसी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं मायावती ने भी वहां से ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। हालांकि पहले मुस्लिम जो चेहरा था उसको मौका जरूर दिया था अतहर जो जमारी थे, और लेकिन अब जिस तरीके से ब्राह्मण कार्ड खेला है अब देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पे बात करें समाजवादी पार्टी की तो उन्होंने भी ब्राह्मण कार्ड खेला है, लेकिन मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये जो सीट है वो एक सुरक्षित सीट मानी जाती है, क्योंकि यहीं से जो है 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री अब तीसरी बार वाराणसी की लोकसभा सीट से जीत दर्ज करके प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। मुकाबला कैसा होगा सिराज? देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले हैं, और उन्होंने दावा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम 80 में से यहाँ पर 75 सीटें लेकर के आएंगे। हालांकि ये दावा है या वादा उन्होंने किया है। अभी का जो फिलहाल जो हम रुख देख रहे हैं, क्योंकि आज तीसरे चरण का मतदान है, लेकिन जिस तरीके से हिसाब से बीजेपी ने वादा किया था, ये दावा किया था, उस हिसाब से यहाँ का जो रुख है वो पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 33 जो सीटें हैं वो फंसती हुई दिखाई दे रही है, जिन पर ये बीजेपी सरकार, यहाँ पर एनडीए सरकार ये दावा करती थी कि हम 80 में से यहाँ पर 75 सीट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ये दावा कर रहे थे, ये वादा कर रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर से यहाँ पर इतनी सीटें लेकर आ जाएंगे। अगर ऐसे में अगर ये होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर वाराणसी से ही यहाँ पर बहुमत नहीं हासिल हो पाता है, तो फिर उनके साथ क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और वाराणसी जो सीट है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़े चेहरे हैं और उनके नाम पर तो बीजेपी चुनाव लड़ रही है देश के हर कोने में, तो आखिर उनका सीट जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं खतरे में कैसे पड़ सकता है। पूरे सोच विचार के साथ ही वाराणसी से पीएम मोदी ने जो है पहले भी चुनाव लड़ा और अब भी लड़ रहे हैं। और रही बात आपकी कि जिस तरीके से 80 में से 80 सीटें जीतने की, तो मुझे लगता है ये चुनावी माहौल है, और समाजवादी पार्टी भी जो है लगातार इस बात को कहती है कि इंडिया गठबंधन 80 सीटें जीतेगा, वहीं मायावती भी कहती है कि हम भी जीतेंगे। और ये मुझे लगता है कि सारे जो नारे हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनावी माहौल को देखते हुए लगाया जा रहा है, और निश्चित रूप से जनता के अंदर जो है कहीं ना कहीं विश्वास के लिए लगाए जा रहे हैं। इसमें कोई भी मुझे लगता है दावा नहीं है, और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि चुनाव होता है तो मुझे लगता है एक हार और एक जीत का जो है फॉर्मूला तय होता है, और निश्चित रूप से चाहे एक आध सीटें ही हारे, लेकिन मुझे लगता है 80 सीटें जीतना किसी भी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुमकिन नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर 3-4 सीटें जो काफी अहम मानी जा सकती है। एक तो है अमेठी, दूसरा रायबरेली, तीसरा हमने वाराणसी को लेकर के बातचीत किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पक्ष की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है, अगर विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आता है। और इन आज की बातों में देखिए इन तीनों मुद्दों को लेकर हमने समझने की कोशिश की कि इस तरीके से अमेठी का समीकरण क्या हो सकता है, रायबरेली का समीकरण क्या हो सकता है, और वाराणसी का समीकरण क्या कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, एक सवाल ये भी है कि अगर वाराणसी में क्या कांग्रेस यहाँ पर टक्कर दे पाएगी प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि प्रधानमंत्री आपने जैसे अभी ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पे बहुमत मिल सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की अगर कोई कांग्रेस नेता खड़ा होता है तो क्या उसे टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को? ऐसा कुछ हो सकता है? जी देखिए, अजय राय वहां से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और निश्चित रूप से इस बार भी वो उम्मीदवार है, तो मुझे लगता है कि वही आज वह टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेहरा है जो पीएम नरेंद्र मोदी के टक्कर में है।
ठीक है ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही हमारे दर्शकों का भी हमने जिस तरीके से आपको बताया यहाँ पर इन तीनों महत्वपूर्ण सीटों का समीकरण समझाया आपको, और खासकर हमने वाराणसी को लेकर के बातचीत करी। तो हमें फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।